चलो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रॉब्लम देके छोड़ा था कि आपके सामने एक बलून है जिसके अंदर कुछ मार्बल्स प्रेजेंट है और एक मार्बल का वॉल्यूम 10 ml है। इसका कहानी मैंने बताया था, जब प्रेशर कितना है 1 atm तो वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करके कितना किया, बोलो 2 atm, उस समय वॉल्यूम मैंने बताया था बलून का कितना है 625 ml। तो मैंने बेटा आपसे पूछा था, बिल्कुल बात नहीं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ कोई मतलब ही नहीं है उसका, आराम से बाहर कर दूं क्लास में, बैठ के बातें करते रहो फिर। वॉल्यूम 625 ml है और इसका कितना है 1 लीटर है। तो मैंने पूछा था कि बताओ अगर इतना इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास हो तो टेल मी द नंबर ऑफ मार्बल्स प्रेजेंट इन इट। यही क्वेश्चन था ना बेटा। कैसे अप्रोच करेंगे, देखो बड़ा सिंपल सा था। अगर इसमें कोई लीकेज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर सेम है, तो कितने लोग बोल रहे हैं सर हम इतना तो लगा ही सकते हैं आइडियल गैस के लिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां पे मोल फिक्स्ड है क्योंकि इधर से इधर में कोई लीकेज नहीं है, आर कांस्टेंट होता ही है, टेम्परेचर आपने बोला था कि कांस्टेंट है, तो मतलब P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2। सारी कहानी बस इससे है कि प्रेशर तो हमें मालूम है, चलो 1। अब ये वॉल्यूम क्या रखूं यही समझना है हमें। तो ज्यादातर बच्चों ने क्या रख दिया वॉल्यूम ये, तो बेटा 1 into 1 विल नॉट बी इक्वल टू 2 into 625/1000, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल हो ही नहीं पाएगा। जबकि ये इक्वल होता है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी है, डायरेक्ट वो वॉल्यूम नहीं रखना है। तो ये बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई कि मान लो मैंने बोल दिया कि बेटा तुम्हारे पास ना 10 लीटर का एक कंटेनर है जिसके अंदर मैं गैस भरना चाहता हूं, बट 5 लीटर उसमें ऑलरेडी पानी भर रखा है। अब बता, अगर इस डब्बे के अंदर मैं कोई भी गैस डालता हूं वो कितना जगह घेरेगा, तो क्या बोलोगे, इट कैन ऑक्युपाई ओनली रिमेनिंग 5 लीटर ओनली। दैट वाज द मेन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। हियर V is not the volume of the whole container, instead V is the volume of the container where it can move freely, जहां तक गैसेस फ्रीली घूम सके। अब कंचे को फोड़ के उसके अंदर तो नहीं घुसेंगे, तो इसलिए जितना कंचों का वॉल्यूम है, जो मार्बल्स के वॉल्यूम है, वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो अब हमने क्या एज्यूम कर लेना है कि भाई लेट अस एज्यूम दैट n कंचेज आर देयर, लाइक n मार्बल्स आर देयर, so what will be the volume of the marbles over here, n into 10, will be equal to 10 into n ml। अब भाई मेरे को P1 V1 लगाना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1 into V1, V1 will be टोटल वॉल्यूम बलून का 1 लीटर मतलब 1000 ml है, माइनस 10 into n ml निकाल दूंगा इसमें से, मस्ट बी इक्वल टू अदर साइड P2 V2। प्रेशर कितना है 2 atm। देखो दोनों तरफ ना यूनिट सेम हो तो कोई टेंशन नहीं होती, इधर atm इधर atm, इधर ml इधर। अब वॉल्यूम कितना हो गया 625 ml इसका वॉल्यूम था, बट हमें तो गैस का वॉल्यूम चाहिए ना, तो गैस कितने दूर में रहेगी, तो इनको हटा दोगे तो जितना जगह बचा उतने में गैस रहेगी, तो कितना आएगा उसका वॉल्यूम -10 into n ml। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, आएगा 1000 minus 10n is equal to 1250 प्लस 20n, माइनस रहेगा, अच्छा हाँ सॉरी माइनस रहेगा। तो अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये आ जाएगा 1250 माइनस 1000 250, और इधर आ गया 20 माइनस 10 कितना आ गया 10n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। मतलब मैं इस प्रॉब्लम से ये तुम्हें सिखाना चाह रहा था कि सिर्फ डब्बे का वॉल्यूम मत देखो बेटा, डब्बे में अगर कोई चीज पहले ही रख दी गई है उस वॉल्यूम तक तो गैस स्प्रेड कर ही नहीं पाएगा, अगर वो कोई चीज सॉलिड है तो उतना वॉल्यूम आपको हटा करके सोचना है। तो मेन जो पूरा स्टोरी था वो यही था कि आपको वॉल्यूम को स्मार्टली यूज करना है यहाँ पे, ये नहीं कि जो डब्बे का वॉल्यूम है एज इट इज वही डाल दिया। जल्दी नोट करो इसको, अगला क्वेश्चन देता हूं मैं।
चलो हाथ उठाओ, अभी तक कितने लोगों को समझ नहीं आया? हाथ उठाओ, मैं दोबारा समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रेज इडियट, अभी तू अभी आ रहा है क्लास के अंदर, तुझे समझ नहीं आया तो वो तो तू भी अभी आया है राघव, बहुत पिटाई होगी। चलो एक बारी मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। देखो बेसिकली देखो, इन दोनों जगहों में गैसेस का मोल फिक्स्ड है और टेम्परेचर भी फिक्स्ड है। तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा करके मैं ये देखना चाह रहा था कि किन दो वेरिएबल्स के बीच में इक्वेशन यहां पे बनने वाला है, राइट? अब किन दो वेरिएबल्स के बीच में यहां पे इक्वेशन बनने वाला है, वो देखने के लिए मैंने आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी यहां पे लगाया, और मोल फिक्स्ड है, आर फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, तो राइट साइड वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, विच मींस इधर वाले साइड में प्रेशर इनटू वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू इधर वाले साइड में प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब प्रेशर तो मेरे को मालूम है, अब ये वॉल्यूम को क्या 1 लीटर एंड 625 ml रखें या कुछ और? तो यही मैं समझा रहा था कि बेटा अगर कंटेनर के अंदर ऑलरेडी कुछ मार्बल्स या सॉलिड चीजें रखी हो तो गैसेस पूरे जगह को ऑक्युपाई नहीं कर सकते, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो ये वाले वॉल्यूम को आपको हटाना पड़ेगा। सो V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन विच इट कैन मूव फ्रीली, जितना दूर वो फ्रीली घूम सकता है वो वाला वॉल्यूम है। ये बिल्कुल वैसी कुछ कहानी हो गई कि जैसे 10 लीटर के डब्बे में 5 लीटर पानी डाल दो और कोई गैस इसके अंदर भरोगे और पूछोगे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया गैस ने, तो 10 लीटर विल नॉट बी द आंसर, आंसर विल बी 5 लीटर, बिकॉज 5 लीटर इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड बाई लिक्विड वाटर आउट देयर। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था कि आपको ये वॉल्यूम हटाना था, तो मैंने n मार्बल्स मान लिए और एक का वॉल्यूम 10 ml है, तो n into 10 will be the volume of the marbles that I removed from the volume of balloon. Balloon minus marble will give you the free space, और वही वॉल्यूम गैस का होगा। तो P1 V1 के जगह पे ये कर लिया, ऐसे ही V2 की जगह पे ये कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया ये? चलिए भाई, तो मैंने आपको बॉयल्स लॉ से रिलेटेड सारी ग्राफ और सारी चीजें समझा दी। हेडिंग डालो चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, राइट? व्हाट इज चार्ल्स लॉ? तो देखो इसमें ये बोलते हैं, ध्यान से सुनो, अगर मान लो किसी सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट कर दिया जाए, और इसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोई गैस भर दूं मैं पहले से, जैसे मान लो ऑक्सीजन डाल दिया, कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट, तो अगर दो चीजें फिक्स हो गई, इसका मतलब कि दो ही वेरिएबल बचेंगे। भाई आइडियल गैस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, टोटल 4 वेरिएबल्स आर देयर। अगर आप दो को फिक्स नहीं करोगे तो दो के बीच में रिलेशन कभी नहीं निकाल पाओगे। हम जनरली क्या बोलते हैं कि भाई एक वेरी कर रहा है तो दूसरा उसके साथ कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, यही चेक करते हैं ना। तो 4 वेरिएबल को इकट्ठे डील करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए 2 वेरिएबल को फिक्स करके दो के बीच में लॉज वगैरह जितने भी हैं सारे ऐसे ही बने हुए। बॉयल्स लॉ में हमने देखा टेम्परेचर फिक्स था, एन फिक्स था, एन एंड टी फिक्स था, तो इन दोनों में रिलेशन निकल के आया मेरा। चार्ल्स लॉ के अंदर नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर फिक्स होता है, तो किसमें रिलेशन निकल के आएगा फिर? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्या निकल के आएगा सर? अगर इसको इसको फिक्स कर दोगे, प्रेशर मोल आर पहले से ही फिक्स होता है, तो वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू टी, इजंट इट? यही लॉ है किसका? चार्ल्स का, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो आइडियल गैस का वॉल्यूम उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ता जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। लिखो ये बात, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, for a given amount of gas and at constant, for a given amount of gas and at constant
constant pressure, the volume of the gas will be proportional to absolute temperature. What is absolute temperature? Kelvin. हाँ, the volume of the gas will be proportional to absolute temperature. That is, मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? V proportional to T. और कितने लोग कह रहे हैं कि सर V by T will be a constant? नोट करो जल्दी. यहां तक नोट कर लिया? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो. अच्छा, मैं क्या इसको ऐसे भी बोल सकता हूं? कैन आई राइट लाइक दिस, दैट V1 by T1 मस्ट बी इक्वल टू V2 by T2? बोलिए. अच्छा, अभी कितने लोग बोल रहे हैं चार्ल्स कांस्टेंट? चार्ल्स कांस्टेंट का मतलब V by T का वैल्यू कितना आ रहा है? तो V by T का वैल्यू नहीं निकाल लोगे भाई तुम लोग? V by T विल बी हाउ मच? NR by P, N नॉट अपॉन P नॉट कर दो क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यू है. N नॉट R अपॉन P नॉट. राइट? लिखो, ड्रॉ द ग्राफ. V वर्सेस T. दूसरा V वर्सेस 1 by T. थर्ड लिखो V by T वर्सेस V. फोर्थ लिखो V by T वर्सेस V वर्सेस T वर्सेस V by T. चारों ग्राफ बढ़िया से बना के दिखाओ. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कैसे बनाते हैं. अच्छे से बनाओ, स्लोप वगैरह सब बता देना.
चलो भाई मैं डिस्कस करूं। मुझे ये बताओ आप, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ध्यान से सुनो। V वर्सेस T, तो मैंने क्या समझाया था? इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड पे आपको क्या रखना है V, और इस साइड पे क्या रखना है T। आपको अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है अलग अलग वेरिएबल्स में, तो y x में देखने में आपको इजी रहेगा, इसलिए आपको ऐसे क्या समझना है, इस साइड पे y रहेगा, इस साइड पे x। अब प्रॉब्लम ये है कि y x में तो तरह तरह के ग्राफ मिलते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन होता है, कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, कोई पैराबोला होता है, कोई सर्कल होता है, यही है ना। तो आखिर यहाँ पे हम कैसे देखने की कोशिश करें, है ना। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा चीज है, आप इनमें जो कनेक्टिंग इक्वेशन है उसको लिख लो। क्या कनेक्टिंग इक्वेशन है V एंड T को? हमने अभी पढ़ा कि V बाई टी इज इक्वल टू K वैल्यू, K मीन्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अब V के जगह पे मैं क्या रख दूं Y, T के जगह पे मैं क्या रख दूं X, इज इक्वल टू K वैल्यू, Y इज इक्वल टू KX। माय डियर बच्चों, Y की वैल्यू KX के बराबर है, तो y इज इक्वल टू के एक्स। क्या आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, जिसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू k। तो आई विल राइट लाइक दिस, ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू k, और k हमने निकाला है अभी क्या था, n नॉट r बाई p नॉट। किसी का सही हुआ बच्चों? एनीवन हु गॉट इट? बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब दूसरा देख लेते हैं, V वर्सेस 1/t। अब इस बार ही क्या है, आपको इधर क्या रखना है, V रखना है, और इस साइड क्या रखना है, 1/t। अब इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे पास रिलेशन तो V/t इज इक्वल टू क्या है, K। V को तो चलो मैंने Y रख लिया, इंटू 1/t जो बचा उसी को क्या रखना है, K, सॉरी उसी को क्या रखना है, X। सो Y इंटू एक्स बिकेम K, सो Y बिकेम व्हाट, K बाई X। अभी कितने लोग देख रहे हैं, एक दूसरे का उल्टा हो गया, ये एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी ये ग्राफ ऐसा आएगा। कैसा होगा बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कितने लोग का ये सही हुआ, हाथ उठाओ। चलो फिर तो तुम लोग सेट है भाई, सब समझ गए अब तो तुम लोग। और ये कितने लोग देख रहे हैं कि V/t तो सर कांस्टेंट ही था, V/t क्या था बेटा, कांस्टेंट, और y इज इक्वल टू कांस्टेंट होने का मतलब x का वैल्यू कुछ भी रखो, y क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब पैरेलल टू x एक्सिस लाइन है। तो V/t इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो ये फिक्स्ड वैल्यू, ये कुछ भी रखो ये हमेशा फिक्स्ड रह रहा है। 1 क्या था इधर, t था, इधर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं। ऐसे ही कितने लोग कह रहे हो, जब आप लास्ट वाले ग्राफ जिसमें आपने t वर्सेस V/t कर दिया, तो V/t तो कांस्टेंट है ना, तो V/t यानी इस बारी x एक्सिस पे पड़ा हुआ वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा, वो नहीं बदलेगा, y कुछ भी रहे, y यहाँ पे क्या है, t। तो दिस विल बी द लास्ट टू ग्राफ। कितने लोगों का सारा सही हुआ, हाथ उठाओ। लास्ट में गलत हो गया, चलो कोई बात, बढ़िया, नोट कर लो इसको। कौन सा लॉ हमने पढ़ा है बेटा, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। अब देखो इसमें ना कई तरह की चीजें और भी आती हैं, देखो जैसे ऐसे कभी कभी बोलता है, इफ T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, T का मतलब टेम्परेचर, स्मॉल t लिखते हैं तो टेम्परेचर इन सेल्सियस होता है मोस्ट, एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, गिवन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज V नॉट एट T नॉट। T नॉट पे उसका वॉल्यूम कितना है, V। तो बताओ T टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो पहली बात तो सारी कहानी हमें मालूम है कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इसने बोला है ये V नॉट है, कब V नॉट है, जब टेम्परेचर कितना है, 0, बट किसमें, सेल्सियस में। यहां क्या हो जाएगा, 273 केल्विन। अरे बाबा यहाँ तो केल्विन में रखते हैं ना, इज इक्वल टू V2 हमें नहीं मालूम, टेम्परेचर मालूम है, वो भी डिग्री सेल्सियस T में, तो यहाँ क्या लिखूंगा, T+2। तो ऐसे भी कभी कदार, अब यही V2 ही हमारा V है,
So we can write as V is equal to T plus 273 whole divided by 273 into what? V नॉट. देखो सही लिख रहा हूँ. तो ऐसे इक्वेशन आते हैं डरावने वाले. T अपॉन 273 इंटू वी नॉट प्लस 1 ऐसे लिखा रहेगा किताबों में, डर जाओगे. ये इसी का एक डिराइव्ड फॉर्म है. अगर टेम्परेचर को हाँ देख लेना क्या है प्लस. हाँ, तो ऐसे डराने वाले इक्वेशंस आएंगे तो डरना नहीं है इन सब चीजों से. डिग्री सेल्सियस का था, यही कहानी से ऐसे करके डिराइव किया. मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में, अगर पढ़ोगे ना तो इस तरह के डरावने इक्वेशन मिलेंगे. वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द आइडियल गैस इक्वेशन, और वहीं से सारी चीजें निकल के आए, तो इसलिए टेंशन फ्री होकर सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, देखिए अगला लिखो. तो भाई बॉयल्स हो गया, चार्ल्स हो गया. एक था वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन, एक था प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन. अब एक पीटी का रिलेशन है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. कब आएगा जरा बताओ तो. पी प्रोपोर्शनल टी कब आएगा? जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में क्या क्या कांस्टेंट कर दूं मैं? वॉल्यूम एंड कांस्टेंट कर दूं. ऐसे लॉ, मतलब इसको जिसने दिया था उसका नाम है, तो आपको हेडिंग क्या डालना है? लुज़ैक्स लॉ. लिखो. स्पेलिंग सही है बिल्कुल, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है. द नेम विच शुड नॉट बी नेम्ड, राइट. लुज़ैक्स लॉ. वैसे कोई दिक्कत नहीं है यार आजकल तो. यस यस आई नो दैट. चल चल, रिलैक्स रिलैक्स. चलो guys guys please understand there is just spelling mistake in that. ठीक है, तो लिख लिया आप लोगों ने. लुज़ैक्स लॉ. व्हाट इज लुज़ैक्स लॉ? राइट इट डाउन. फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, for a given amount of gas and at constant volume, given amount of gas and at constant volume, pressure is directly proportional to temperature. Right? Pressure is directly proportional to temperature. That is, आप लिख सकते हो P proportional to T, or we can say that P by T will become a constant value, or we can say that P1 by T1 is equal to P2 by T2. Note it down guys. अब देखो मैं यहाँ पे फटाफट लिख दे रहा हूँ. आई होप कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. P वर्सेस T कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन. बेटा P बाई 1 बाई T कर लूंगा तो कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. बोलो अगर P बाई T वर्सेस यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लो T, स्ट्रेट लाइन ऐसे ही आएगा ना. तो ये सारे ग्राफ ड्रॉ कर लो. अब आप सीख चुके हो तो इसलिए इन पे टाइम नहीं वेस्ट करना. नेक्स्ट लिखेंगे एवोगैड्रोस लॉ. लिखो, मिटा दो इसको.
हाँ जी, हो गया। चलिए लिखिए, एवोगैड्रोस लॉ लिखिए। क्या है ये, ध्यान से देखो। देखो इसके अंदर प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या रिलेशन निकल के आएगा, बताओ। पीटी कांस्टेंट हो जाए तो ये पहली बार ऐसा है कि मोल कांस्टेंट नहीं कर रहे। तो 3 बारी हमने देखा, एक बारी मोल के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल के साथ प्रेशर कांस्टेंट, मोल के साथ वॉल्यूम कांस्टेंट। और इस बारी जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, जहां पे प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल हमारा, बोलो। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो कितने लोग को साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ये कांस्टेंट हो गया सर, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाएगा। यही लॉ है किसका, लिखिए। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, इस बारी गिवन अमाउंट ऑफ गैस नहीं है क्योंकि गैस फिक्स नहीं है, राइट। लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure, number of mole of gaseous molecules, number of moles of gaseous molecule will be proportional to the volume, will be proportional to the volume of the gas, volume of the gas। आइडियली बोलना चाहिए वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज टेकन, ना चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब इससे एक चीज और समझ आता है कि जो वॉल्यूम रेशियो होगा V1/V2 मस्ट बी इक्वल टू मोल रेशियो, और करके लिख सकते हो, और द वॉल्यूम रेशियो मस्ट बी इक्वल टू द मोल रेशियो, राइट। वॉल्यूम रेशियो शुड बी इक्वल टू द मोल रेशियो। अब देखो यहीं से वो चीज निकल के आई है, याद करो आपने एनटीपी पे पढ़ा था। एनटीपी पे क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस at NTP is 22.4, तो वॉल्यूम इज 22.4, मोल इज 1, नेक्स्ट मोल हमें नहीं मालूम और वॉल्यूम हमें दिया रहेगा क्या। तो यहीं से निकल के आता है ना, N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस निकालते हैं, वॉल्यूम NTP अपॉन 22.4। मोल निकालने का हमने बहुत पहले एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर गैस दिया हो तो यहीं से निकल के आता है, राइट। और आइडियल गैस इक्वेशन आप सीख चुके हो तो वहां से भी निकाल लो यार। अब ये बड़ी छोटी सी चीज हो गई, पहले ये बहुत बड़ी दिखाई देती थी। चलो इसी पे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इफ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट। राइट डाउन, फाइंड द ratio of number of atoms present in two identical containers। कौन से कंटेनर, आइडेंटिकल कंटेनर है, whose temperature is same and the pressure is same, one having helium, other having ozone, one having helium, other having ozone। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करूंगा, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन टू आइडेंटिकल कंटेनर whose temperature and pressure are identical, of course volume is identical, तभी तो कंटेनर आइडेंटिकल बोले ना। so I have asked you the number of moles of atoms present in those two। कितने लोगों ने आंसर निकाल लिया, हाथ रखो।
हो गया। एक बात बताओ, अगर आपको वॉल्यूम फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, प्रेशर फिक्स्ड है, कितने लोग बोल रहे हो कि नंबर ऑफ हीलियम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ O3? अरे मोटू लोग बोलो यार, वॉल्यूम भी आइडेंटिकल है, बोला है ना, दोनों का मोल सेम हो गया, तो कितने लोग आंसर 1:1 आ रहा है? हाथ उठाओ। और बहुत पिटाई होगी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है रेशियो ऑफ एटम्स, ये आपने किसका मोल निकाला है? हीलियम का, और ये इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने आपको एटॉमिक रेशियो, तो इसके एक मोल में कितना हीलियम होगा? 1। ओजोन के मोल में कितना एटम होगा? 3। 1 मोल में 3 ऑक्सीजन एटम ना, आंसर विल बी 1:3। Of course, the mole of helium will be equal to mole of O3. But I am asking the number of moles of helium divided by number of mole of O, atomic form. 1:3 will be the right. ये कितने लोग का सही हुआ? हाथ उठाओ। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, और तो कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है ये टॉपिक में ना, बहुत ही आसान टॉपिक है। चले आगे बढ़े अब हम लोग। एडिंग डालो, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। हाँ, अगर इनफाइनाइट तक फैल जाए, हाँ, आइए देखते हैं। भाई ये बताओ, सबको मालूम है कि डेंसिटी, सर आप चलो बहुत हाइप बना रहे हो इसका, डेंसिटी m/v तो होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब अगर यूनिट जो भी आपको लेना उसके हिसाब से आप रखोगे, मास किलोग्राम में रख दिया, वॉल्यूम लीटर में रख दिया, तो डेंसिटी केजी पर लीटर हो जाएगा। ग्राम पर ml भी हो सकता है, अगर आप मास को ग्राम में रखो और वॉल्यूम को ml में रख दो, हो सकता है ना। ग्राम पर डेसीलीटर भी हो सकता है। सो ये दोनों क्वांटिटीज, बट मोस्ट कॉमन कौन सा है? ग्राम पर लीटर? बिल्कुल नहीं, ग्राम पर ml, वही सबसे कॉमन है, ग्राम पर ml ना। जितने भी पैकेट वैकेट देखो, लिक्विड्स के पैकेट ना, सारे लिक्विड, अच्छे बुरे लिक्विड, सारे लिक्विड के पैकेट पे डेंसिटी ग्राम पर ml में भी रहता है। अच्छे लिक्विड मतलब मैं बोल रहा हूँ मिल्क वगैरह, बुरे लिक्विड में बोल रहा हूँ जो पेट्रोल वगैरह होते हैं। ठीक है, तुम लोग का दिमाग कहाँ जा रहा है? सुधर जाओ। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये इतना सिंपल सा है ना। तो आइडियल गैस में ऐसा क्या स्पेसिफिक चीज है जो इतना मैं हाइप कर रहा हूँ ये टर्म को, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ गैसेज आर प्रेशर एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, इजंट इट? क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, आप कितना प्रेशर लगा रहे हो उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम डिफाइन होगा, अगर उसका मोल फिक्स भी है तो। इस वजह से यहां पे प्रेशर एंड टेम्परेचर के फॉर्म में हम थोड़ा निकाल के देखते हैं कितना आएगा। सो लेट अस डिराइव दैट। बताओ भाई, मेरे को m/v चाहिए, क्या आइडियल गैस इक्वेशन से ये कहीं ये रेशियो मिल सकता है? लेट्स सी, pv इज इक्वल टू nRT, मोल को क्या लिख सकते हो? मास बाई वॉल्यूम इंटू RT, सॉरी मास बाई मोलर मास। अब बड़ा इजी हो गया। कितने लोग कह रहे हैं मास इधर है वॉल्यूम इधर है, तो क्या मैं m/v को इसको इधर फेंक दो उठा के, pm इसको भी इधर उठा के फेंक दो, RT, ये क्या हो गया? d pm भाई, क्या बात। So density we have got to be Pm by RT. Guys, did you get it? बोलना क्या हुआ? हाँ तो तुम कर दो भाई, तुम कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा उससे? क्या आ गया? क्या बोल, कहाँ मोल आ गया? मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी को हमारा पर्पस अभी क्या है? प्रेशर एंड टेम्परेचर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, यही हम चाह रहे थे। सो वी हैव गॉट,
ठीक है, लिख लिया सबने? नोट करो जल्दी, नोट करो। तो देखो, आइडियल गैस का जो डेंसिटी है गिवन मॉलिक्यूल के लिए, अगर कोई मॉलिक्यूल आप ले लो, जैसे मान लो ऑक्सीजन ही ले लिया, तो ऑक्सीजन का मोलर मास तो फिक्स वैल्यू हो गया, आर भी फिक्स्ड हो गया, तो भी देखो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी, इजंट इट? सिर्फ प्रेशर नहीं, टेम्परेचर दोनों पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस का डेंसिटी कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, बट प्रोवाइडेड अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। अदरवाइज यू हैव टू लुक एट द रेशियो पी एंड टी क्या है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो। At what condition of temperature and pressure, at what condition of temperature and pressure the density of oxygen gas will be maximum? ऑप्शन ए दे रहा हूं एनटीपी, बी दे रहा हूं, बी दे रहा हूं बेटा कितना, 1 atm 27 डिग्री सेल्सियस। अरे बाबा, मैंने पूछा एट व्हाट कंडीशन द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी मैक्सिमम। ऑप्शन में दिया मैंने एनटीपी पे 1 atm 27 डिग्री सेल्सियस, 3 atm एंड 127 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन डी मैंने दे दिया है, ऑप्शन डी दे दिया है मैंने, किसके लिए बताइए, क्या करने के लिए मैंने दिया है? बिल्कुल, चलिए, 6 atm प्रेशर एंड 227 degree Celsius. Come on, do it, guys, and tell me at which condition the density of ideal gas will be maximum.
हाँ जी बच्चों, अरे क्या कर रहे हो भाई, कितने लोग का आंसर आ गया हाथ उठाओ। आइए देखते हैं बेटा, एनटीपी का मतलब क्या हुआ? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस। अब बता बे, P बाई टी का वैल्यू अगर हाईएस्ट हुआ तो डेंसिटी विल बी हाईएस्ट, बिकॉज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू P बाई टी। बोलो भाई, तो P बाई टी कितना आया? 1/0 तो नहीं ना कर दिया नीचे? हाँ 1 कोई भरोसा नहीं भाई तुम लोग का। ठीक है, ये पहला आ गया। सेकंड वाले केस में कितना आया? 1/300, तो नेचुरली ये कम हो गया। नेक्स्ट वाले केस में कितना आया? 3/400। ये तो बेटर है, इन तीनों में सबसे बेटर यही है। उसके बाद कितना है? 6/5। अब बता, 3 बाई कितना आ गया? तो सबसे ज्यादा तो यही हो गया ना फिर। तो राइट आंसर कितने लोगों का सही हुआ? अरे यार तुम लोग तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, बहुत ही अच्छी बात है यार तुम लोग। नहीं कोई मतलब नहीं है। देखो वो एक ऐसा जोन है जिसपे पहुंचना बहुत टफ है। नाउ यू जस्ट इमेजिन हाउ कैन यू अप्रोच अ टेम्परेचर विच इज क्लोज टू 0 केल्विन। बहुत मुश्किल है उस जगह तक जाना। आप 0 केल्विन अटेन कर लिए मतलब एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाएंगे। क्या लगा करके यार वहां तक पहुंचोगे, जरा सोचो, दिमाग लगाओ ना। वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ मैं वही 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 बात कर रहा था कि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, वही मैं समझा रहा था। हाँ हाँ देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो कई कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें आपका कॉमन सेंस चेक करता है, दैट वेदर यू गाइस possess दैट और नॉट, राइट। कुछ बच्चों का आंसर देख करके मेरे को डर ही लगता है कि वो घर में आते समय ना उसको अलमीरा में पैक करके सेफली रख के आते हैं यहाँ पे। कॉमन सेंस। और क्या? देखो इधर ध्यान से देखो। तो अरे मेरी बात तो सुन लो भाई। देखो वॉल्यूम टेम्परेचर का जो रिलेशन था चार्ल्स लॉ के केस में, ऐसे जो दिखाते थे ना, ऐसे दिखाना गलत है। क्योंकि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, टेम्परेचर में 0 केल्विन तक पहुंच गया हूं और वॉल्यूम को भी मैं 0 बना दिया हूं। क्या ये पॉसिबल है? यार आप कोई भी गैस ले लो, एक कंडीशन पे वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, अदरवाइज है तो वो रियल गैस ही ना। उनको कंप्रेस करोगे तो एक टाइम आएगा जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। इसके बाद तो यार 500 हाथी पे डाल दोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है इसका। हल्के फुल्के प्रेशर से तो ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला। वंस दे कम इन कांटेक्ट, क्यों मानिक समझ आ रहा है बात? ले खजा हुआ तुम लोग यार। ठीक है, आ रहे बात समझ में? तो कहने का मतलब बेटा कि इसके बियॉन्ड आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, विच मीन्स यू कैन नॉट गेट द 0 वॉल्यूम। इसलिए अच्छा तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दें, ये रेस्पेक्ट दिखाते हुए कि भाई तुमको 0 नहीं कर सकते हम। तो ग्राफ कायदे से ऐसे वाले चूज करने चाहिए बनाते समय। एग्जामिनर अगर थोड़ा सेंसिबल है तो इस तरह के ग्राफ को बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा, ताकि आप 0 की जगह पे अप्रोचेबल दिखाने की कोशिश करो, बट आप अटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, उसके हिसाब से बात करेंगे। चलो अब आगे डिस्कशन करते हैं। डेंसिटी हो गया, हेडिंग डालो रिलेटिव डेंसिटीज। क्या हेडिंग डालना है भाई सबको? हाँ जी, रिलेटिव डेंसिटी। देखो जैसे वर्ड ही ऐसा बना हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस। मतलब किसी के रेस्पेक्ट में डेंसिटी,
हाँ जी बच्चों, कीप क्वाइट। मैंने आपको समझाया कि भाई रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है। डेंसिटी, कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस मॉलिक्यूल। अब रेफरेंस कंपाउंड क्या है, रेफरेंस मॉलिक्यूल क्या है, उसके हिसाब से उसका नाम पड़ता है। तो दो कॉमन टर्मिनोलॉजी है, एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा है वेपर डेंसिटी, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज उसका मैं डेरिवेशन आपको दिखाऊंगा कैसे आ रहा है। So specific gravity is equal to the density of the given compound divided by density of water। और आपको मालूम है कि वाटर खुद भी उसका डेंसिटी खुद वैरी करता है टेम्परेचर के साथ, तो इसलिए इसको फिक्स कर लिया है एट 4 डिग्री सेल्सियस। पता है ये कुछ और नहीं बल्कि D अपॉन 1 ग्राम पर ml है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml एट। तो कहने का मतलब अगर ये बोल दिया कि अ सॉलिड ब्लॉक हैव Sg 3.2, it means density of solid block is 3.2 ग्राम पर ml। क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिर्फ वही ग्राम पर ml। मतलब ये यूनिटलेस क्वांटिटीज है। ये कैसे क्वांटिटीज है, यूनिटलेस। देखो ना, इसमें सिर्फ बोला 3.2 या 1.8 या जो भी वैल्यू जाएगा, सिर्फ एक वैल्यू रहेगा, यूनिट नहीं रहने वाला इसके अंदर। बट एक्चुअल डेंसिटी में तो यूनिट होता है ना, तो देन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विल बी 3.2 ग्राम पर ml। तो इट इज दैट सिंपल। ये बस एक कॉमन वे ऑफ राइटिंग है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज दिस मच। सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, सीधा बोल देते डेंसिटी 5 ग्राम पर ml है तो लोग बुरा मान जाते हैं, इसलिए ऐसा लिखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कंपाउंड इज 5। कितना स्टैंडर्ड लग रहा है, बट करना बस वो ग्राम पर ml ही है, राइट। अगला लिखो आप वेपर डेंसिटी। सेकेंड लिखो आप किसके बारे में, वेपर डेंसिटी। बेटा दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, VAPORB, VAPOURB, राइट, दोनों ही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो तुम लोग। अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग है, इंडिया के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। एक ब्रिटिश, हमारा लैंग्वेज ही नहीं है इंग्लिश, जबरदस्ती किसी ने हमारे ऊपर ऐसा कॉलोनी डेवलप कर लिया था तो हमें फोर्सफुली सीखना पड़ा। इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज ओनली। हाँ सीखना पड़ रहा है, केमिस्ट्री के अंदर भी। देखो ये तो साइंस है बेटा, इट इज डेवलप्ड अक्रॉस। ऐसे तो ग्रीक वर्ड भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे। तो इसलिए ऐसे नहीं बोलोगे, हाँ इस लैंग्वेज में हम लोग करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर टेक्स्ट आपको इजीली मिल जाएंगे। बहुत बहुत है डिबेट भाई अलग अलग जगह पे। मतलब आई डोंट नो हाउ मच फैक्ट इज देयर इन द स्टेटमेंट कि अगर आप मान लो किसी और कंट्री में जाते हो जिनका लैंग्वेज अगर इंग्लिश नहीं है, so they will force you to learn their language first and then you are supposed to do I mean complete any। कहाँ पे, हाँ ठीक है, हाँ, गलत पीछे से पूछ लिया, चलो ठीक। तो ऐसा ऐसा है, ऐसा है, सिर्फ हम ही लोग मतलब कि कुछ ज्यादा ही उसको मैग्नीफाई कर दिए हैं कि अभी हम धीरे धीरे ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के। खैर अपने कंट्री में थोड़ा सा है भी। हाँ फिलहाल हम लोग इंडिया में ही रहना चाह रहे हैं अभी, ऐसा कोई बाहर जाने का इंटेंशन नहीं। सो वेपर डेंसिटी लिखेंगे, लिखो लिखो, व्हाट इज वेपर डेंसिटी। देखो भाई ध्यान से देखो, इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो गाइस, फोकस हियर। सो हाउ विल वी डिफाइन वेपर डेंसिटी, कैसे होगा ये। सो दिस इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द वेपर ऑफ द गिवन सब्सटेंस।
divided by density of hydrogen at same temperature and pressure. Now guys, can you derive this? That vapor density will be equal to molecular weight of the substance divided by 2, or molar weight of the compound will be 2 into its vapor density. Can you derive this? Try करो थोड़ा करो करो मैं चेक करूंगा अभी. कितने लोगों का करेक्ट हुआ भाई? करेक्ट हुआ? आओ देखते हैं कैसे करना है. ठीक है, देखो मैं बस हो गया. अब एकदम शांत हो जाओ. बिल्कुल बात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं. देखो वेपर डेंसिटी कैसे दिखा रहे हैं, क्या बातें करना है अभी. चलो, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट. अब देखो यहाँ पे बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं, डेंसिटी ऑफ वेपर कैन आई राइट एज P इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाई RT. अभी तो हमने डिराइव किया था.
कोई भी गैस के लिए डेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था ना अभी हम लोगों ने कि डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। बोलो भाई, सबने किया था ना? हाँ जी, नीचे क्या आ जाएगा फिर? P इंटू एम ऑफ H2, क्योंकि हाइड्रोजन का डेंसिटी है। अब बताओ, P से P उड़ जाएगा, RT से RT उड़ गया, क्या आ गया? M वेपर अपॉन, बताओ भाई, VD इज इक्वल टू M वेपर अपॉन M ऑफ H2। M ऑफ H2 कितना है? तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। यही तो बोला था डिराइव करने के लिए। आ गया ना? और ये हम लोगों ने खूब अच्छे से यूज किया है मोल कंसेप्ट में। क्या यहां दोबारा यूज कराने की जरूरत है? नहीं है। चलो मैं एक दो क्वेश्चन करा दूंगा बीच में, फिलहाल अभी इतना नोट कर लो अच्छे से, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो। फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ आइसोब्यूटेन। फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ आइसोब्यूटेन। पहला पार्ट लिखो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, सेकेंड लिखो विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन। Find the vapor density of isobutane. The two questions are there. One with respect to hydrogen gas, other is with respect to methane gas. Find the vapor density of ये कैसे लिखा? DH2। अरे यही तो देख, डेंसिटी किसी भी गैस का कैसे लिखते हैं? प्रेशर इंटू मॉलिकुलर वेट बाई R इंटू टी। अभी तो डिराइव करवाया था ना डेंसिटी ऑफ गैस, तो वहीं से वो फॉर्मूला यूज कर लिया, पिछला वाला, ठीक है? हो गया भाई? कितने लोग आ गए आंसर? हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। आओ चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, आइसोब्यूटेन का मतलब कितने लोगों को समझ आता है? व्हाट इज आइसोब्यूटेन? ये अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने इतना टाइम दे के पढ़ा था। ये नॉर्मल ब्यूटेन, ये सुनो, आइसोब्यूटेन बताया था कि भाई ब्रांचिंग हो जाए, दिस इज आइसोब्यूटेन। खैर कितने लोग ये बोल रहे हो कि सर कोई भी ब्यूटेन हो क्या फर्क पड़ता है, मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही है। क्या है फॉर्मूला भाई? C4H, बताओ मोलर वेट कितना है? 58। सबको आता ही है निकालने? 4 इंटू 12 प्लस 10, 58 आ गया। अब देखो मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विथ रिस्पेक्ट टू बताना है वेपर डेंसिटी, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बताना है सबसे पहला, एंड दूसरा, सो वेपर डेंसिटी, ध्यान से सुनो, विथ रिस्पेक्ट टू H2 विल बी इक्वल टू, ध्यान से सुनो, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। और हमने देखा है सब कट पिट करके क्या आने वाला है? मास ऑफ द गैस अपॉन गैस और वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ, मोलर मास ऑफ H2। और ये वैल्यू कितनी है आई है भाई? हम लोगों ने अभी निकाला नहीं है ना, यही तो निकालना है गेस, राइट? सो मोलर मास ऑफ द गैस हमारे पास मालूम है कितना है? 58 अपॉन H2 का कितना होता है? 2। तो वेपर डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू H2 इज कमिंग आउट टू बी कितना? 29। ये हो गया पहला। सिमिलरली कितने लोग कह रहे हैं अगर अगला करना होगा
वेपर डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू, क्या पूछा था मैंने, मीथेन? अरे भाई H2 के रेस्पेक्ट में है तो उसका मोलर मास से डिवाइड करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में है तो इसका मोलर मास डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? ये वेपर कितना है ये? 58 अपॉन ये कितना होता है भाई मीथेन? बताओ कितना आ गया? 29/, ये नहीं पॉइंट में कटा के बताएं, फ्रैक्शन में बता रहे थे, इतने आलसी हो गए हो तुम लोग। चलो हाँ हाँ सुन लिया, चले ठीक है, हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी खत्म हो गई। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हेडिंग डालिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सारी थियरी खत्म हो जाएगी तो फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बस इसके बाद ही, ये लास्ट है, ये लास्ट है, इसके बाद वाइस परसेंट। हाँ देखो, ध्यान से देखो, डाल्टन्स डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अरे अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, एकदम बात नहीं करना, यहाँ से थोड़ा टॉपिक सीरियस होगा, यहाँ से उड़ जाएगा बिल्कुल अगर सर के ऊपर से ध्यान नहीं दिए तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहली बात, ये टर्म का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर? तो देखो मान लो एक कंटेनर मैंने ले लिया और इसके अंदर बेटा जस्ट ए गैस भरा, उसका मोल Na था, बाद में मैंने बी गैस भरी जिसका मोल Nb था, सेम कंटेनर में, इसको निकाल करके, उसके बाद सेम कंटेनर में अंडर सिमिलर कंडीशन मैंने सी गैस इसी सेम डब्बे के अंदर भर दी। अभी बस 3 ही लेके चलते हैं, आप इस आइडिया को एक्सटेंड करके कहीं पे भी लेके जा सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये सेम ही डब्बे के अंदर तीनों गैसेस को इकट्ठे भर दूं, Na, Nb एंड Nc, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर? दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि आप जब एक एक बारी बारी से जब आप गैसेस भर रहे थे इस बॉक्स के अंदर और प्रेशर मेजर कर रहे थे, वी हैव सेवरल इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर द प्रेशर ऑफ द कंटेनर ना। गैसेस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं किसी कंटेनर के अंदर, वी हैव सेवरल। उनमें से एक बहुत पॉपुलर है मैनोमीटर, नाम सुना होगा आपने, मैनोमीटर, बैरोमीटर। कुछ फ्लूइड नहीं पढ़ा है अभी तक, चलो कोई बात नहीं, वो आगे आएगा तो आप सीख जाओगे कैसे निकालना है। फिलहाल उतने डिटेल फिजिक्स में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा चीज है भाई, मैनोमीटर एंड बैरोमीटर आर द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर द प्रेशर। तो अगर इसका प्रेशर मेजर किया और ये P1 आ गया, इसका मेजर किया, ये P2 आ गया, इसका किया P3 आ गया, इस केस में क्या मैं सीधा सीधा टोटल जब तीनों को मिक्स कर दूं तो क्या मैं टोटल प्रेशर को कैन आई राइट Pa प्लस Pb प्लस Pc? तो यही डाल्टन्स लॉ का ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने देखा कि अगर ऐसे गैसेस का मिक्सचर हम ले रहे हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते, नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, तो उन्होंने देखा कि भाई इंडिविजुअली जो प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं और इन तीनों को मिला रहे हैं तो वो सम के बराबर ही आ रहा है। तो यहीं से लॉ आया कि फॉर अ नॉन इंटरैक्टिंग या नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर द टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ईच गैस। लिखो ये बात, for non-reacting
gaseous mixture taken in the same container the total pressure of the mixture will be the sum of the total pressure of the mixture will be the sum of partial pressure due to each gas. Partial pressure due to each gas. Right? अब आ जाओ थोड़ा डिराइव करने की कोशिश करते हैं. अब मैथमेटिकली ये लिखना चाह रहे हैं पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए. हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर अगर निकालना हो तो आप बोलोगे भाई ए को अगर उस डब्बे के अंदर ऐड करते हो जिसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, तो इसका मोल अगर आपको मालूम है तो Na/RT/V. हम लोग आइडियल गैस निकालना जानते हैं. व्हाट इज Pa हियर? पार्शियल pressure due to gas A. Similarly, Pb will be equal to what? Nb/RT/. चलो बेटा, अभी आवाज आ रही है तुम लोग को? अच्छा ठीक है, चलो वापस देखो, मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो. देखो, जैसे आया ऐसे बता देना मेरे को, ठीक है ना? बैटरी कभी कभी डाउन हो जा रहा है. हाँ जी, देखो इधर ध्यान से, वापस देखते हैं, इधर ध्यान दो. सो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए गैस. हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए गैस? अगर मैं बोलूं किसी बॉक्स का वॉल्यूम V, टेम्परेचर T है, और उसमें A मोल आपने Na मोल लिया है A का, तो हाउ विल वी कैलकुलेट द प्रेशर? P इज इक्वल टू nRT/V. वही PV इज इक्वल टू nRT. ऐसे ही सेकेंड गैस के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे? Nb/RT/V. B का मोल इंटू RT/V. थर्ड वाले के लिए आएगा तो थर्ड का मोल इंटू RT/V. अगर मेरे को टोटल प्रेशर निकालना है तो क्या बोलेंगे? टोटल मोल ऑफ गैस विच इज Na प्लस Nb प्लस Nc बाई टोटल मोल ऑफ गैस इंटू RT/V. यस और नो? अब इसको थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं तो कितना आ गया? Na/RT/V प्लस Nb/RT/V प्लस Nc/RT/V. अब बताओ, साफ दिख रहा है ये P1 P2 P3 है? ये P1 P2 P3 बोल लो यार, या इसको PA PB BC बोल लो, क्या फर्क पड़ता है? तो यही कहानी है जो डाल्टन साहब बता रहे थे. वो नहीं भी रहते तो भी हम लोग ये डिराइव कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं.
नहीं, कोई जरूरत पड़ा क्या उनका? हाँ, और वो जो कहानी समझा रहे हैं कि नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, वो भी जरूरत इसलिए नहीं था क्योंकि अगर गैसेस रिएक्ट कर गए तो ये जो मोल है ये बदल जाएगा रिएक्शन होने के बाद। तो ये ऑब्वियस चीजें हैं, बट ठीक है, चलो थोड़ा रिस्पेक्ट दे देते हैं हम लोग, क्योंकि पहले नहीं मालूम रहा होगा भाई, इतना कहानियां जब हो रही होंगे तो। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो प्लीज क्विकली राइट इट डाउन। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहां से चलो एक काम की चीजें निकालते हैं, ठीक है, इतना कर ही लिया है, थोड़ा तो हमें रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। चलो, partial pressure due to A divided by total pressure. Can you find the relation between? What will be the ratio of partial pressure to the total pressure? तो आप PA upon PT लिखोगे तो PA will be how much? NART. और टोटल प्रेशर कितना था? NA plus NB plus NC RT by V. RT by V, RT by V उड़ गया, तो ये NA upon NA plus NB plus, और यही चीज तो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ। तो क्या समझ में आया? पार्शियल प्रेशर exerted by the gas A will be equal to total pressure multiply by mole fraction of the same gas. ये नोट कर लेना, and you can write similarly टोटल प्रेशर, ये बहुत यूज आएगा आगे चल करके इक्विलिब्रियम में भी, ये रिलेशन सीधा सीधा यूज आता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ B into total pressure and PC will be equal to mole fraction of C into total pressure। इस सब अच्छे से नोट करके लिख लेना। अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। थियरी इतना ही था। हाँ जी, नहीं, अभी KTG भी है और भी है। Guys, now please write, जितना नहीं हुआ है उतना जगह छोड़ दो, मैं इसको नहीं मिटाऊंगा। पहले क्वेश्चन लिखो, लेकिन देखो 4 गैसेस, कौन सी गैसेस? नॉन रिएक्टिंग। सो 4 नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर मिक्स्ड इन द सेम कंटेनर। 4 non reacting gases are mixed in the same container in 1:2:3:4 molar ratio. 1:2:3:4। समझते क्या बोल रहा हूं मैं? आ रहा, पता चल रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं? ऐसा मोलर रेशियो मैंने बोला, 1:2:3:4। if the total pressure in the container is found to be 20 atmosphere, 20 atm, if the total pressure in the container is found to be 20 atm, then find partial pressure due to each gas. Partial pressure due to each gas. Do it fast. Easy question.
हाँ जी बच्चों, कितने लोग का हो गया हाथ उठाओ? हो गया? आइए देखते हैं। हाँ बेटा, आ गया क्या? देखो ध्यान से देखो। देखो भाई, एक रिलेशन हमने पढ़ा है कि अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर निकालना हो ड्यू टू ए, तो उसका मोल फ्रैक्शन मिल जाए, टोटल प्रेशर मिल जाए, तो निकल जाएगा आंसर। सिमिलरली पीबी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। सी विल बी हाउ मच? और हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा? टोटल प्रेशर इज 28। और क्या दिया हुआ है कि बॉक्स के अंदर A इज टू B इज टू C। अब बताओ एक्स ए कितने लोग बोल रहे हैं? मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। एन ए कितना है? 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। कितना आ गया? एक्स बी कितना आ जाएगा? सी कितना आ जाएगा? डी कितना आ जाएगा? बस खत्म हो गया ना बेटा। 1/10 इंटू 20 कितना आ गया? 2/10 इंटू 20 कितना आ गया? सिमिलरली ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 8। कितने लोग करेक्ट हुआ? ये हाथ उठाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इक्वल मास ऑफ हीलियम एंड equal mass of helium and hydrogen. Equal mass of helium and hydrogen are mixed. Equal mass of helium and hydrogen are mixed. Equal mass of helium and hydrogen are mixed. Find सबसे पहला partial pressure due to helium upon total pressure. देखो इसको ऐसे भी बोलते हैं, partial pressure या pressure exerted by helium with respect to total pressure, इसको ऐसे भी बोलते हैं। PHE upon PT को क्या बोलते हैं? Fraction of the total pressure exerted by helium. Find fraction of total pressure exerted by helium. Find the total pressure, fraction of the total pressure exerted by helium. Do it fast.
भाई कर लिया सबने? कितने लोग का हो गया? हाथ उठाओ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है ना, बोलो। अगला क्वेश्चन लिखो। बताना है क्या? अरे दोनों का मास एम है तो मोल निकाल लोगे, m/4 मोल निकाल लोगे, हाइड्रोजन का m/2। और ये कितने लोग कह रहे हैं? दिस विल बी सिंपली मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। अरे भाई पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम विल बी हाउ मच? मोल ऑफ हीलियम अपॉन मोल ऑफ हीलियम प्लस मोल ऑफ H2। हीलियम का मोल कितना है? m/4। ये कितना है? m/4 प्लस m/2। m ऊपर नीचे से उड़ा दो, आंसर आ जाएगा 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 2/4। मतलब ये 3/4 और 4 गया, तो 1/3 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन लिखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, for which of the following mixture of gases Dalton's law of partial pressure is not valid? For which of the following gaseous mixture Dalton's law of partial pressure is not valid? याद है किसके लिए वैलिड नहीं होता है? जो रिएक्टिंग गैसेस हो। नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए तो वैलिड करा सकते हैं। तो ऑप्शन ए दे रहा हूं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। बी दे रहा हूं, ऑक्सीजन एंड नियॉन। सी दे रहा हूं, H2 एंड O2। मैं मोर देन वन ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, H2 एंड N2। ई दे रहा हूं, Cl2। रुक जाओ, HCl एंड अमोनिया। F दे रहा हूं, Cl2 एंड SO2। G दे रहा हूं, Cl2 प्लस C। अब बच्चों मैं बताऊं या आप ट्राई करोगे? कर लो जल्दी करो। कौन आसान डालता हूं? हो गया? हाँ जी, देखते हैं, आ जाओ। पहले वाले कितने लोग बोल रहे हैं कि दिस विल बी वैलिड फॉर दिस? मैंने क्या पूछा है? नॉट वैलिड ना? यहां लिख लो भाई वैलिड, पता चला टिक मार्क करे, आप वही समझ जाओ। लेट्स राइट वैलिड एंड नॉट वैलिड। हाउ अबाउट दिस? द राइट आंसर इज वैलिड।
गजब मोटू लोग हो यार तुम लोग। एक बात बताओ, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल दे रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर? अरे भाई, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इजिली रिएक्ट करते हैं? नहीं करते। H2 का अपना बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है और ऑक्सीजन का भी बॉन्ड एनर्जी अच्छा खासा है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते। अगर लेकिन आप स्पार्क क्रिएट कर दिए, इग्नाइट कर दिए उनको, तो रिएक्शन हो जाएगा एंड दैट रिक्वायर्स रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। तो बिना स्पार्क के ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ऐसे पड़े रहेंगे कंटेनर में। दे डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, लिख लेना ये बात। सो वैलिड फॉर दिस ऑल्सो, क्योंकि N2H2 मिला करके अमोनिया इतना आराम से नहीं बनता जितना आपके दिमाग में चल रहा है। बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है अमोनिया बनाना। अगेन N2 आप देख लो, ट्रिपल बॉन्ड है भाई, कैसे तोड़ोगे इसको? कोई बॉन्ड पोलैरिटी भी नहीं है। अमोनिया एंड HCl, यस, नॉट वैलिड। अभी ऐसा क्यों सर? क्योंकि अमोनिया बेसिक गैस है और ये एसिडिक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, जिसको व्हाइट डेंस फ्यूम बोलते हैं। बहुत यूज होता है प्रैक्टिकल्स में। कहीं से अमोनिया निकल रहा हो, टेस्ट करना हो, तो HCl में डिप करके रॉड सामने रखोगे तो व्हाइट डेंस फ्यूम, बिल्कुल ठंड में कोहरा वगैरह नहीं हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल हो जाएगा, फॉग के जैसा बिल्कुल डेंस फ्यूम। सॉलिड होता है ना, तो व्हाइट डेंस फ्यूम का फॉर्मेशन हो। सो प्यारे बच्चों, 1 मोल ये लिया, 1 मोल ये लिया, कंटेनर में डाला, 0 मोल गैस हो गई। प्रेशर इसका कुछ लिया, प्रेशर इसका कुछ लिया, अंदर डाला, 0 प्रेशर हो गया। तो डाल्टन्स लॉ वैलिड थोड़ी ना है। डाल्टन्स लॉ तो बोलता है ये दोनों ऐड करोगे तो इनका प्रेशर भी ऐड कर दो, तो इसके लिए वैलिड नहीं। तो अपोजिट नेचर ऑफ गैसेस के लिए वैलिड नहीं है। बेसिक गैस विथ एसिडिक गैस यू कैन नॉट अप्लाई। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, उनको आपस में मिलाओगे तो भी वैलिड नहीं है। जैसे ये दोनों क्लोरीन, हेलोजन्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्ट करके क्या बन जाते हैं? SO2Cl2, और ये रिएक्ट क्या बन जाता है? COCl2। सो फॉर देम ऑल्सो इट इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। तो यार देखो, जो हमें ये दोनों में लग रहा था थोड़ा सा आई ओपनिंग है आपके लिए, कि आपको लग रहा होगा रिएक्ट कर जाएंगे, नहीं है। बाकी ये सब इतने एग्जाम्पल इधर उधर घुमा फिरा के आता है। बाकी धीरे धीरे और मैच्योर हो गए तो मैं क्वेश्चन और पूछूंगा, बट इतना बहुत है मेरे ख्याल से। फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ, बोलिए, पार्शियल प्रेशर। तो देखो बेटा, थियरी तो हमारी मोरलेस खत्म हो गई ना। अब जितने भी कहानियां तुमने पढ़ रखा है उसको कैसे इंटरकनेक्ट करोगे, उस पे 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है? लिखो तो, देखते हैं बेटा तुम लोग क्या समझते हो, ठीक है? आओ। आइडियल गैस में एक और लेक्चर लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। हाँ जी, बहुत छोटा चैप्टर है ये। मेरे ख्याल से अब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, उसको पढ़ करके फिर हम लोग आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वापस। हाँ, अरे बाप रे बाप, वो तो पूरा भंडार लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो टाइम बहुत कंज्यूम कर लेता है। हाँ जी, चले देखे, क्वेश्चन लिखो तो। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, और यहां पे बस आपका सिर्फ कॉमन सेंस काम आने वाला है, कोई रेडीमेड फॉर्मूला काम नहीं आएगा। चलो देखते हैं इफ यू गाइस कैन रियली अंडरस्टैंड दैट। लिसन अप एवरीबॉडी। मैंने क्या किया है, 2 डब्बे में से अलग अलग गैसेस को, एक में H2, एक में हीलियम, इसका ध्यान से सुनो भाई। इसमें मैंने ले रखा था 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और टेम्परेचर T ले रखा था, इसका ले रखा है प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर T ले रखा है। इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम 2V है। प्यारे बच्चों, अगर इनको मिक्स कर दूं मैं एक तीसरे डब्बे के अंदर जिसका वॉल्यूम V ही हो,
इन दोनों गैसेस को पूरा अरेंजमेंट करके इसके अंदर पलट दूं, टेम्परेचर अगर इसका T हो तो बताओ इसका प्रेशर कितना आएगा? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, डू इट। देखते कैसे करते हो, फिर से सुना दूं, समझा दूं। देख, एक मैंने हाइड्रोजन गैस लिया और एक हीलियम गैस, अलग अलग डब्बों में रखा है। एक का टेम्परेचर T है, दूसरे वॉल्यूम V है, दूसरे का T एंड वॉल्यूम 2V है। इन दोनों को मैंने एक V वॉल्यूम के कंटेनर में इन्फ्यूज कर दिया, यहां और यहां से जो भी गैसेज आई उसको इसमें डाल दिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बेटा इसके अंदर प्रेशर बताओ अगर टेम्परेचर इसका T हो, वॉल्यूम V हो। डू इट, डू इट फास्ट। कॉमन सेंस लगेगा इसके अंदर, प्योर आइडियल गैस इक्वेशन लगने वाला है, कुछ और नहीं लगेगा। दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ। लास्ट, प्रोबेबली द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट करें, चलो लास्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा बस, ठीक है? उसको देखो, इसको कैसे करेंगे, आ जाओ। देखो बहुत आसान है भाई, मेरी एक बात बताओ। अब देखो इसमें ना कुछ भी रूल रेगुलेशन नहीं लगने वाला है, पूरा आपको सोचना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ना कोई डाल्टन्स लॉ लगाने वाले हो ना कुछ लगाने वाले, क्योंकि देखो दो अलग अलग डब्बों में जिनके वॉल्यूम अलग अलग थे उनको तीसरे डब्बे में मिला दिया, उसका वॉल्यूम इसके बराबर तो नहीं है, इसके बराबर है। इसके अंदर पूछ रहा हूं तो ये मत बोल देना P विल बी P1 प्लस P2, ऐसा गलती मत कर देना। सेम डब्बे के अंदर अलग अलग गैसेस भरी जाती हैं, उनके पार्शियल प्रेशर का सम होता है। ये गलती नहीं करने वाला, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सॉल्व कैसे करें। बहुत आसान है। आप ये बताओ, इस बॉक्स को ब्रेक करके जितनी भी गैसेस होंगी उसको यहां पलट दिया आपने, इसको ब्रेक करके जितनी गैसेस है उसको पलट दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पहले इन दो डब्बों में जितना था उतना ही गैस इस डब्बे में होगा? सो कैन आई से दैट नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन plus number of mole of helium is equal to total mole of the gases in C container। ये मैं A बोल दे रहा हूं, ये B बोल रहा हूं। The number of mole of hydrogen in A, the number of mole of helium in B must be equal to total mole of the hydrogen and helium in C। बोल सकता हूं मैं? Can I say that? सब बराबर ही हो। चलो भाई, मोल कैसे निकालते हैं? पीवी अपॉन आरटी, क्या समझते हो क्या सब लोग? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो हाइड्रोजन का मोल कितना निकलेगा? हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है? तो प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन इनटू वॉल्यूम। तो चलो बस कर लें इसको। तो हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है? 200।
क्या लिखूं? एक मिनट, हमने कुछ गलती कर दिया शायद। अच्छा सही है ना, दिस इंटू दिस कर दिया। हाँ, अब क्या करें बताओ? हाँ जी बोलिए। हाँ वही वही कर रहा था बेटा। कितने लोग कह रहे हैं कि बस हो गया सर, ये मोल निकल गया हाइड्रोजन एंड हीलियम का? बोलो ना। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ हीलियम इंटू आर टी बाई वी। बोलो भाई। तो ये मेरे को मालूम चल गया, ये मोल है, सम ऑफ द मोल हाइड्रोजन एंड हीलियम मेरे को मालूम चल गया, जो कि कंटेनर सी के अंदर भी नहीं प्रेजेंट हो। इंटू कितने लोग कह रहे हैं? आर इंटू टी अपॉन कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? वी। बताओ ये सब उड़ा दो तो कितना आ गया? बताओ अगर इन दोनों को ऐड करते तो कितना आता? और ऐसे कितना आ रहा है? मतलब आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? बोलो। चलो भाई, अब एक अगला क्वेश्चन देता हूं, यही करके आना है आप लोग को, राइट? हाँ जी। माँ, चलो भाई मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। देखो, दो अलग अलग कंटेनर थे जिनका टेम्परेचर अलग अलग मेंटेन करके रखा था। 300 एंड इसका वॉल्यूम V था, इसका वॉल्यूम 2V था। इसमें ऑक्सीजन भर रखी है और इसमें नाइट्रोजन भर रखी है, आपस में रिएक्ट नहीं करते, अभी समझाया था मैंने आपको, राइट? 300-400 पे भी रिएक्ट नहीं करते हैं, 3000 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो रिएक्शन होता है। अब ये दोनों में बीच में पार्टीशन लगा रखा है मैंने। अब मैं पार्टीशन रिमूव कर ले रहा हूं और टेम्परेचर रिमेन्स सेम इन ईच केस if the temperature is maintained। हाँ जी, टेम्परेचर ऑफ ईच। अब वो कैसे मेंटेन कर रहा है वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मेंटेन कांस्टेंट, मतलब इसको 300 पे भी रखा है और इसको 400 पे ही रखा है। ये एग्जामिनर की प्रॉब्लम है, क्या लगा के इधर रख रहा है, क्या ले, उससे आपको टेंशन नहीं है। बोल रहा है कि अगर ये पार्टीशन रिमूव कर दिया जाए तो एक टाइम आएगा भाई, इधर वाली गैस इधर जाएगी, इधर वाली गैस इधर जाएगी, फाइनली मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद पूछ रहा है जब एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाए तो प्रेशर बताइए कितना आएगा, टोटल प्रेशर इन द कंटेनर। कनेक्टेड ट्यूब जो है नेग्लिजिबल वॉल्यूम का है, ये जो कनेक्टिंग ट्यूब है ना इसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम। So with this, everyone, I am done with today's lecture. See you guys in the next class.